नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में वैसे तो जो है वो और भी क्लास हमने जो है वो बनाई है और भी क्लास आपको मिल जाएगी हमारे पास में जो है वो। आज बेसिकली जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट जो है हो जाएगा वो किसकी वजह से होता है उसको क्या बोला जाएगा, और जो लोअर अमाउंट है यानी कि ओलिगोहाइड्रोमिनास और पॉलीहाइड्रोमिनास, इनके बारे में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इससे बहुत ही ज्यादा आता है। साथ के साथ इसके कलर के बारे में भी जो है वो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें इसके कलर से रिलेटेड जो है वो पूछा नहीं जाएगा कि RH इनकम्पेटिबिलिटी में कैसा होता है या IGR हो जाता है, तब एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, प्रीटर्म में कैसा होगा, ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनके बारे में जो हम आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डिस्कस करने से पहले या जो भी हमारे पास में बुलेट सीरीज है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास में अर्ली मॉर्निंग आ जाती है। इसके लिए आप नोट्स जो है वो जरूर बनाइएगा, ठीक है। और नोट्स से क्या होगा कि हमारे पास में पूरे साल भर के अंदर जो है वो 365 टॉपिक जो है वो हमारे पास में क्लियर हो जाएंगे, और वो 365 टॉपिक अगर हमारे पास में क्लियर हो जाएंगे तो शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसको हम जो है वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसके नोट्स जो है वो कंटिन्यूस बनाइए, और साथ के साथ में ये भी बोलता हूं कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट के माध्यम से जो है मुझे बता सकते थे। बहुत सारे बच्चों का जो है वो कमेंट आता है, बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी जो है वो आप करते हो, जिससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। टॉपिक समझने के लिए जो है आप टॉपिक डालते भी हो कि सर ये टॉपिक जो है वो करवा दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट 1-2 क्लास के अंदर जो है वो टॉपिक को मैं इंक्लूड कर दूं और उस टॉपिक को जो है मैं फिनिश कर दूं। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो टॉपिक भी डाल देते हैं जो ऑलरेडी 1-2 दिन पहले जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है, या आप जो भी टॉपिक डाल रहे हो उससे पहले जो है वो आपको टीएनसी के हमारे चैनल में जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में जो है वो आपको टीएनसी बुलेट सीरीज देखने को मिलेगी। टीएनसी बुलेट सीरीज में आप जाओगे तो वहां पे सारे टॉपिक, सारे क्लासेज जो है वो एक जगह सीक्वेंस है, 1 से लेके अब तक जो हमारे पास में टोटल 56 क्लासेज होगी, सारी के सारी आपको जो है वो वहां पे मिल जाएगी। वहां पे देखिए कि जो टॉपिक आप चाह रहे हो वो पहले हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप वहां से देख लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो आप बाकायदा कमेंट कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वो टॉपिक मैं आपको फिनिश करवाऊंगा, वो भी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के क्वेश्चन आंसर की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। कम हो जाता है तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कलर चेंजेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कम के क्या इटियोलॉजी हो सकती है, ज्यादा की क्या इटियोलॉजी हो सकती है, कम की क्या इटियोलॉजी हो सकती है, बच्चे से रिलेटेड क्या इटियोलॉजी हो सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, कम हो जाएगा तो मदर में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, डिलीवरी में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, या बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन है। हर चीज को 1 बाय 1 परत दर परत जो है वो हम सारी चीजों को जो है वो क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने देख रहे हो, ठीक है। और बेसिकली आपको गायनिक में जो है पढ़ा भी हुआ और देखा भी है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या होता है, कि जो हमारे पास में फीटस है या जो एम्ब्रियो है उसके चारों तरफ जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड। याद रखना, जो हमारे पास में यूट्रस के अंदर जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एमनियोनिक मेम्ब्रेन की जो है वो बनी होती है। उस एमनियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। ये स्लाइटली जो है वो एल्कलाइन नेचर का जो है वो होता है, और यहां से जो है वो सीधा जो है वो हमारे पास में एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है और वो प्लेसेंटा से जो है वो अटैच रहती है, राइट। तो इस तरीके से हम आज सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल कितना होता है, कौन सी एज में कब होता है, ये सारी चीजों को जो है 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में ले लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इज द प्रोटेक्टिव लिक्विड दैट सराउंडेड द फीटस इन द एम्ब्रियोनिक सेक, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रोटेक्टिव फ्लूइड है। प्रोटेक्टिव फ्लूइड मतलब बचाव करता है, दैट सराउंडेड द फीटस, फीटस के चारों तरफ इन एम्ब्रियोनिक सेक, एमनियोटिक सेक। एमनियोटिक सेक जो है एमनियोन मेम्ब्रेन का जो है सेक बना होता है, उसमें ये चीज भरी होती है। ये क्या करता है, इट प्ले एक क्रूशियल रोल, ये जो है वो एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है किसके अंदर, फीटल डेवलपमेंट के अंदर। किस तरीके से, बाय प्रोवाइडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्या
यानी कि बिल्कुल गद्दे नुमा संरचना जो है वो प्रोवाइड करता है। कुछ भी चोट लगे, धक्का वक्का लगे या कुछ भी चीज को वो, तो एक जो क्वेश्चन हमारे पास में होता है उस तरीके से जो है वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है। देन मेंटेनिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो है मेंटेन करता है। बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो या मदर का जो टेम्परेचर ज्यादा हो तो उससे उस बच्चे के टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं हो, इसलिए वहां पे जो है वो टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करता है। एंड फैसिलिटेटिंग लंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलपमेंट, लंग और डाइजेस्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट में जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर आगे से समझ में? फिर से रिपीट करो, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एक लिक्विड प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस है जो कि फीटस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, एमनियोटिक सेक के अंदर होता है। यूट्रस के अंदर जो है वो एमनियोटिक सेक होता है, उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये सेक क्या करता है? क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि जो है वो बाहर से जो भी चोट वोट लगती है, गद्दा जो है वो प्रोवाइड करवाता है। साथ के साथ जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है और लंग और डाइजेस्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जो है वो हेल्प करता है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में एमनियोटिक फ्लूइड। अब उसके बाद में हम बात करें कि नॉर्मल जो है वो हमारे पास में एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो आपने जो है वो बुक्स में पढ़ा होगा कि नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड जो है हमारे पास में 500 से लेके जो है वो कितना होता है दोस्तों, 1500 ml तक जो है वो नॉर्मल होता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो हो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं दोस्तों? क्योंकि ये पुरानी होगी और नए इसको आजकल जो है वो माना जाता है। एक्चुअली एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम है या ज्यादा है वो डिपेंड करता है हमारे पास में एफआई और डीवीटी पे। ठीक है ना? अब एफआई ये क्या करती है और ये क्या कहती है इसके बारे में ले लेते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड के डिसऑर्डर को जो हम दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करेंगे। पहला हम देंगे दोस्तों ओलिगोहाइड्रोमिनाज। ओलिगोहाइड्रोमिनाज क्या कहता है दोस्तों? लो एमनियोटिक फ्लूइड लेवल। अब लो कितना? 10 ml, 50 ml, 100 ml, 1000 ml, लो कितना? तो दोस्तों ये जो लो ml जो है उसको हमें पढ़ने से पहले जो है नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। पॉलीहाइड्रोमिनाज जैसे हो गया, पॉलीहाइड्रोमिनाज क्या होता है? एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड लेवल, एमनियोटिक फ्लूइड का जो है लेवल ज्यादा हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉलीहाइड्रोमिनाज। अब कितना ज्यादा हो जाएगा ये भी तो होना चाहिए, तो इसके लिए नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो हमें पता चलनी चाहिए। अब नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अकॉर्डिंग टू एज जो है वो डिफरेंट होती है। कैसे? जैसे अगर हम 21 वीक्स की 11 वीक की हम बात करें तो अबाउट जो है वो 70 ml जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। 28 वीक्स, ठीक है, 7 महीने पे बच्चा जो होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली जो है वो 800 ml जो है वो फ्लूइड होता है। 34 वीक्स, ठीक है, उसके अंदर जो है हमारे पास में 1000 ml जो है फ्लूइड होता है। उसके बाद 40 वीक्स पे जो है वो 600 ml हो जाता है। अब आप कहोगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फ्लूइड जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन यहां सडनली क्या हुआ? ठीक है, यहां सडनली क्या हुआ? तो दोस्तों इसका रीजन रहता है कि जैसे जैसे बच्चा जो है मेच्योर होता है वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज बेबी जो है वो सॉल्व भी करने लग जाता है। ठीक है ना? कई बार जो है वो बच्चा भी जो है वो सॉल्व करने लग जाता है। तो ये दो रीजन जो है बेसिकली होते हैं। ठीक है, एक तो प्रोडक्शन कम हो गया और एक जो प्रोडक्शन था उसको भी जो है वो खत्म किया जा रहा है। तो इसकी वजह से 40 वीक्स पे जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 600 ml जो है वो होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये तो होगी इसकी नॉर्मल वैल्यू। अब देखो हम देखें जैसे 34 वीक में हम देखेंगे तो 1000 ml जो है एमनियोटिक फ्लूइड है। अब अगर कम हो गया तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? ओलिगोहाइड्रोमिनास। और ज्यादा हो गया तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी दोस्तों? पॉलीहाइड्रोमिनास। अभी कम ज्यादा हो गया, अब इसको मापने के लिए हमारे पास में थर्मामीटर तो नहीं है, हम यूएचजी करते हैं। तो यूएचजी जब हम करते हैं तो उसके लिए ये डायमीटर ml में न देके हम जो है वो दो लेवल देखते हैं। दो लेवल कौन कौन से देखते हैं? एक AFI लेवल देखते हैं जिसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और दूसरा जो है वो हम देखते हैं दोस्तों DVP दैट इज कॉल्ड डिपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। ये दोनों चीजें जो है वो देख के हैं हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज्यादा है या कम है। अब एमनियोटिक फ्लूइड कम ज्यादा को समझने से पहले हमें दो टर्म्स जो है वो समझनी पड़ेगी। जैसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनास क्या कहलाता है दोस्तों? लो एमनियोटिक फ्लूइड लेवल जो है वो क्या कहलाता है? ओलिगोहाइड्रोमिनास। अब ये लो एमनियोटिक फ्लूइड कैसे होगा? ओलिगोहाइड्रोमिनास इज डायग्नोस्ड व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज लेस देन 5 सेंटीमीटर। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 5 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो क्या होगा? ओलिगोहाइड्रोमिनास होगा। नॉर्मल होता है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर से लेके जो है वो 15 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक, कौन सा? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। और डिपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है वो 2 सेंटीमीटर से अगर कम हो जाएगा अल्ट्रासाउंड के अंदर, ठीक है, तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमिनास कहते हैं। अब ये AFI जो है वो कैसे मापते हैं और ये DVP डिपेस्ट
वर्टिकल पॉकेट जो है वो कैसे नापते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये जो है वो हम कैसे इसको ओलिगोहाइड्रोमिनास कहेंगे और कैसे जो है वो इसको पॉलीहाइड्रोमिनास बोलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है? इसको यूएसजी के माध्यम से देखा जाता है और जो हमारे पास में यूट्रस है उसको 4 जो है वो क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो है उसको असेस किया जाता है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन ए प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, एएफआई क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या है? मेजरमेंट है किसका? एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करने का। इट इज द स्टैंडर्ड मेथड दैट टू इवैल्यूएट फेट वेलबीइंग। ये जो है वो स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें हम फेटल वेलबीइंग को जो है वो मेजर करते हैं। हाउ टू एएफआई मेजर्स? एएफआई जो है एमनियोटिक फ्लूइड मेजर जो है वो कैसे मेजर कर सकते हैं? ये जो है वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है मेजर किया जाता है। इट इज यूज्ड to measure the depth of amniotic fluid in 4 quadrant of the uterus। एक इमेजिनेशन जो है वो हम चारों यूट्रस को जो है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं और फिर मेजर करते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितना फ्लूइड है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एएफआई, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसकी लेवल क्या होती है दोस्तों? तो नॉर्मल एएफआई लेवल जो है वो 5 से 25 सेंटीमीटर होता है। इसको रेंज जो है वो किसमें होता है? 5 से 25 सेंटीमीटर। अब अगर एएफआई 5 से कम आ जाएगा, लेस देन 5 आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ओलिगोहाइड्रोमिनास। ठीक है, और अगर ये 25 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉलीहाइड्रोमिनास। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से हम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास में एएफआई लेवल है, ठीक है, ये वेरी करता है गेस्टेशनल एज पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्योंकि फ्लूइड जो है वो किस पे डिपेंड करता है? गेस्टेशनल एज पे जो है वो डिपेंड करता है। 28 वीक्स में अलग होता है, 14 वीक में अलग होता है, 42 वीक में जो है वो अलग होता है। क्लियर? देन एएफआई इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? एएफआई जो है दो चीजें इंडिकेट करता है। अगर लो एएफआई है, 5 से कम है, तो वो किसको इंडिकेट करता है दोस्तों? ओलिगोहाइड्रोमिनास इंडिकेट करेगा, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम है। देन अगर हाई एएफआई है, 25 से ज्यादा है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉलीहाइड्रोमिनास है, यानी कि यहां पे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा है। यही तो है, ये तो हमने देखा। देखो ओलिगोहाइड्रोमिनास में क्या देखा? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो कितने से होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? उसको ओलिगोहाइड्रोमिनास कहेंगे। और डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है वो 2 से कम होना चाहिए। अभी डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है वो कैसे नापा जाता है? तो दोस्तों ये भी जो है वो हमारे पास में यूएसजी के माध्यम से ही जो है वो मापा जाता है। ठीक है, डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट डीवीपी इज द मेजरमेंट ऑफ डीपेस्ट पॉकेट एमनियोटिक फ्लूइड अराउंड द फीटस। इट इज अ रिलायबल अल्ट्रासाउंड मेथड टू असेस एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को असेस करने के लिए जो है वो एक मेथड्स है, वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही जो है वो मापा जाता है। नॉर्मल डीवीपी कितना होता है? ठीक है, डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है वो नॉर्मली कितना होता है? वो होता है दोस्तों 2 to 8 सेंटीमीटर। अब अगर 2 से कम हो जाएगा तो वो किस में चला जाएगा दोस्तों? ओलिगोहाइड्रोमिनास। अगर 8 सेंटीमीटर से ज्यादा चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोमिनास। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ये नहीं बताओगे कि 500 ml 200 ml, नहीं, एग्जैक्ट बताओगे कि ओलिगोहाइड्रोमिनास क्या है? ओलिगोहाइड्रोमिनास है कि एएफआई, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, अगर 5 सेंटीमीटर से कम है और डीवीपी, डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, ठीक है, वो हमारे पास में 2 सेंटीमीटर से कम है, दैट इज कॉल्ड ओलिगोहाइड्रोमिनास। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनास में क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमिनास में हमारे पास में एएफआई, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा और डीवीपी, डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है वो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉलीहाइड्रोमिनास, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो है वो मापता है हमारे पास में गेस्टेशनल एज के अनुसार, बच्चे की एज के अनुसार जो है वो यहाँ पे एएफआई और डीवीपी को जो मेजर करके जो है वो देता है। क्लियर? अब हो गया सिस्टेमिक। तभी तो कहता हूं सिस्टेमिक इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो आप टीएनसी बुलेट सीरीज से जो है वो कंटिन्यूअसली जुड़ते रहिए। क्लियर है? अब देखो यहां पे होगा ए डीवीपी लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से है कम है, तो किसको इंडिकेट करता है? ओलिगोहाइड्रोमिनास। और अगर ये डीवीपी जो है वो हमारे पास में 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो वो किसको इंडिकेट करता है दोस्तों? हमारे पास में पॉलीहाइड्रोमिनास, मतलब हाई एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर होगा? तो एएफआई और डीवीपी ये दोनों आपकी जो है क्लियर होगी। अब देखो डेफिनेशन, ओलिगोहाइड्रोमिनास में हमने क्या देखा था? ओलिगोहाइड्रोमिनास डायग्नोस व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड कितना कम? एएफआई इंडेक्स इज लेस देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमिनास में एएफआई 5 सेंटीमीटर से कम होगा,
पॉलीहाइड्रोमिनास से AFI जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। एंड डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर से कम होगा ऑन अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। और अगर 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा दोस्तों, पॉलीहाइड्रोमिनास। क्लियर आ गया, सारी चीज समझ में आ गई। चलो ठीक है, इतना चीज समझ में आ गई तो बाकी सारी चीजें जो है वो आगे समझ में आ जाएगी। अब सबके पहले हम ओलिगोहाइड्रोमिनास के कोजेज पढ़ेंगे, फिर उसके हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, फिर हम जो इसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम पॉलीहाइड्रोमिनास का पढ़ेंगे, उसका भी सिस्टमेटिकली जो हो पढ़ेंगे। और क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, मैटरनल कोज क्या हो सकता है, फीटल कोज क्या हो सकता है, प्लेसेंटल कोज क्या हो सकता है। भाई आपने देखा होगा कि ओलिगोहाइड्रोमिनास हो रहा है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम है। अब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 3 रीजन की वजह से कम हो सकता है। 3 चीजें इसमें जो है वो रोल प्ले करेगी, मदर, प्लेसेंटा और फीटस। क्या क्या करेगी वो 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं दोस्तों, मैटरनल कोजेज क्या हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, ऑलरेडी जो है वो मदर पानी कम पी रही है, डिहाइड्रेशन है इसकी वजह से। हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्पसिया, इसकी अलग से पैथोफिजियोलॉजी है जो हम प्री एक्लेम्पसिया में जो है वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये इफेक्ट डालता है ओलिगोहाइड्रोमिनास पे, ठीक है। डायबिटीज, अगर मदर डायबिटीज है तो बच्चा जो है वो ओलिगोहाइड्रोमिनास हो सकता है। देन उसके बाद यूरेट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ठीक है। यहां पे जो है वो प्लेसेंटा जो अटैच हो रहा है वो उसमें जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें हो सकती है हमारे पास में ओलिगोहाइड्रोमिनास मेटर्न से, मदर से रिलेटेड। सेकंड आगे फीटल कोजेज, बच्चे से रिलेटेड क्या हो सकता है, ठीक है। कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे कि रीनल एजेंसीज, ठीक है। अगर कोई भी कंजेनाइटल जो है वो इमरजेंसी आ गई या एनोमलीज आ गई, इसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनास हो सकता है। या इंट्रा यूटेराइल ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, इंट्रा यूटेराइल ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा तो ओलिगोहाइड्रोमिनास हो जाएगा। या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है, 42 वीक से भी ज्यादा लंबी प्रेगनेंसी हो जाए तो बच्चा ज्यादा जो है वो इंटेक करने लग जाएगा। साथ के साथ जैसे जैसे 42 वीक्स के बाद में हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। या प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, PROM, अगर मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो धीरे धीरे जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीकेज करने लग जाएगा, तो ऑब्वियसली ओलिगोहाइड्रोमिनास की कंडीशन जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट, प्लेसेंटल कोजेज क्या हो सकता है। प्लेसेंटा किस तरीके से जो है वो हमारे पास में जो है वो रोल प्ले करता है। पहला आता है हमारे पास में प्लेसेंटा एप्रोटेशन, ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एक होता है एप्रोप्रिया प्लेसेंटा, ये 2 कंडीशन आती है, दोनों को हम जो देंगे। तो अगर हमारे पास में प्लेसेंटल एब्रूटेशन है तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आता है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफॉर्मेशन सिंड्रोम, TTTS, ध्यान रखना एग्जाम में काफी बार पूछा जा सकता है। ट्विंस टू ट्विन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो डोनर ट्विंस हैज ओलिगोहाइड्रोमिनास, यानी कि कई बार क्या होता है कि अगर ट्विंस है तो उसके अंदर जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है फ्लूइड का सर्कुलेशन जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम जो है वो इसको बोला जाता है, जिसकी वजह से भी जो है वो ओलिगोहाइड्रोमिनास जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स की, क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज आ जाता है हमारे पास में रिड्यूस फीटल मोमेंट, ठीक है। अब देखो रिड्यूस फीटल मोमेंट कैसे हो जाएगा, जब फ्लूइड नहीं है तो बच्चा सही तरीके से जो है वो मोमेंट नहीं करेगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमिनास में भी जो है मोमेंट होते तो है लेकिन वो फील नहीं होते, क्योंकि ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा पानी भर गया तो बच्चा मोमेंट करेगा तो फील नहीं होगा। तो फीटल मोमेंट तो वहां ज्यादा होते हैं लेकिन हमें फील नहीं होते, तो वहां पे फीटल मूवमेंट जो हो फील कम होते हैं, मोमेंट तो सही तरीके से होते हैं। लेकिन ओलिगोहाइड्रोमिनास में क्या होता है दोस्तों, फीटल मोमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है मोमेंट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, यानी कि गेस्टेशनल एज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? फंडल हाइट, ठीक है, फंडल हाइट जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे लीकेज होने लग जाएगा अगर प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन की, ठीक है, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में आते हैं कि अगर हमारे पास में मदर के अंदर जो है वो हमारे पास में एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम है तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि फीटल लंग्स हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। फीटल लंग्स हाइपोप्लेजिया क्या हो जाएगा? क्योंकि वहां पे फ्लूइड जो है वो कम है, जिसकी वजह से लेक ऑफ फ्लूइड की वजह से क्या होता है, लंग्स का जो है वो एक्सपेंशन हो जाता है। यानी कि मदर के अंदर जो है फीटस है, फीटस के अंदर जो है वो ऑलरेडी ओलिगोहाइड्रोमिनास है, तो ऑलरेडी ओलिगोहाइड्रोमिनास से क्या होगा, लंग्स का जो है वो हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, लंग्स का जो है वो एक्सपेंशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर एंड क्लब फुट, यानी कि लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर। अब फ्लूइड वहां पे नहीं है,
फ्लूइड नहीं है तो वहां पे लिम्ब जो है वो सही तरीके से मूवमेंट नहीं करे, लिम्ब सही तरीके से मूवमेंट नहीं करे तो क्लब फुट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो है वो कंप्रेशन हो रहा है। अब फ्लूइड नहीं है तो बच्चा अंदर जो है वो सिकुड़ के बैठ जाएगा। अब बच्चा छोटा है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में है, तो वहां पे जो है वो क्लब फुट या लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर जो है वो होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, कोर्ड कंप्रेशन, फ्लूइड नहीं है तो कोर्ड को जो है फैलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इंक्रीज रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो हमें इमीडिएटली जो है वो सिजेरियन सेक्शन की जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तुरंत जो है वो ऑपरेशन की रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ तो बच्चा जो है वो आराम से ग्रेविटी फोर्स के द्वारा बाहर आ सकता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, बच्चा अंदर से सूखा हुआ तो बाहर नहीं आ सकता, तो इसके लिए जो है वो सिजेरियन सेक्शन सीएससी जो हमें करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे एक ही यूनिवर्सल मेथड है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ही हमें पता चल जाएगा कि क्लाइंट जो है वो ओलिगोहाइड्रोमिनास में है या पॉलीहाइड्रोमिनास में है। तो अगर AFI 5 सेंटीमीटर से कम है, दैट इज कॉल्ड ओलिगोहाइड्रोमिनास। और DVP, ठीक है, डिप्रेस्ड वर्टिकल पॉकेट जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम है, दैट इज कॉल्ड हमारे पास में ओलिगोहाइड्रोमिनास है। अगर AFI 25 से ज्यादा होता तो पॉलीहाइड्रोमिनास में जाता, और DVP हमारे पास में 8 सेंटीमीटर से जाता तो हमारे पास में पॉलीहाइड्रोमिनास में जाता। नेक्स्ट, डोपलर स्टडी। डोपलर स्टडी में हम क्या करते हैं दोस्तों? यूट्रोप्लेसेंटल जो है वो इनसफिशिएंसी को जो है वो चेक करते हैं। और नेक्स्ट कैसे करेंगे? NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। और बायोफिजिकल प्रोफाइल BPP, इसको भी जो हम अलग से पढ़ेंगे। ये हमारे पास में नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें हम बच्चे की जो है वो हार्ट रेट और उसकी वेल बीइंग को जो है वो देखते हैं। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट, NST और BPP, बायोफिजिकल प्रोफाइल के द्वारा भी जो हम असेसमेंट कर सकते हैं। पर एग्जैक्ट असेसमेंट जो है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है। ये हमारे पास में जो है वो हो गया इसका डायग्नोसिस। लास्ट आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे? अब देखो क्या हो रहा है, ओलिगोहाइड्रोमिनास है, यानी कि हमारे पास में जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम है। अब एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो उसे हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हाइड्रेशन थेरेपी। हाइड्रेशन थेरेपी यानी कि मदर को जो डिहाइड्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनास हो रहा था, उसको जो हम क्योर करेंगे और ओरल फ्लूइड को जो है वो इंटेक बढ़ा देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में आता है एम्नियो इन्फ्यूजन। एम्नियो इन्फ्यूजन में हम क्या करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इंजेक्ट कर देंगे। किसके अंदर दोस्तों? एमनियोटिक सैक के अंदर, यानी कि सिरिंज से लेके जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सैक के अंदर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को ही जो है वो डाल देंगे। इंजेक्शन ऑफ स्टेरलाइज फ्लूइड इन द एमनियोटिक सैक ड्यूरिंग लेबर के अंदर जो है वो देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट है मॉनिटर फीटल वेलबींग। बच्चा ठीक है या नहीं है, इसके लिए हर वीकली जो है वो NST और अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ओलिगोहाइड्रोमिनास है, बच्चे का मूवमेंट सही नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से वो कंप्रेस भी हो सकता है, लंग्स भी कोलैप्स हो सकते हैं, क्लब भी हो सकता है, ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं हो रही है। इसके लिए हमें जो है वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटरिंग पे जो है वो रखना पड़ेगा। एंड अर्ली डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी पे जाएंगे। बच्चा वैसे जो है वो हमारे पास में EDD मेथड्स के द्वारा 9 मंथ्स और 7 डेज पे हम जो है वो बच्चे का डिलीवरी जो है वो एस्टिमेट करते हैं। लेकिन अगर अंदर जो है वो फ्लूइड कम है, या हम कहें कि अंदर जो है वो हमारे पास में एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो हम उसकी डिलीवरी जो है वो जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि फीटल डिस्ट्रेस ना हो। इफ फीटल डिस्ट्रेस आ रहा है और सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनास प्रेजेंट है तो अर्ली डिलीवरी जो है वो हम करवाते हैं। ये हो गया हमारे पास में ओलिगोहाइड्रोमिनास। क्लियर है? अब हम ले लेते हैं पॉलीहाइड्रोमिनास। अब पॉलीहाइड्रोमिनास आपको जो है वो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको AFI समझ में आ गया और DVP समझ में आ गया। अब पॉलीहाइड्रोमिनास क्या होगा दोस्तों? पॉलीहाइड्रोमिनास होगा कि जब AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा और डिप्रेस्ड वर्टिकल पॉकेट जो है वो 8 सेंटीमीटर से कम होगा, 8 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर इसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों? पॉलीहाइड्रोमिनास। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं? अब कोजेज वही हमारे पास में तीनों टाइप के आएंगे, मैटरनल कोजेज, फीटल कोजेज और इडियोपैथिक या प्लेसेंटल कोजेज जो है वो आ जाएंगे। मैटरनल कोजेज की हम बात करें तो पहला आ गया हमारे पास में डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस से ओलिगोहाइड्रोमिनास भी हो सकता है और पॉलीहाइड्रोमिनास भी जो है वो हो सकता है। कैसे? फीटल पोलीयूरिया होगा ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, बच्चा जो अगर क्लाइंट जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस के होगी, मदर जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस की होगी, तो बच्चा क्या होगा दोस्तों? हाइपरग्लाइसीमिया का होगा। हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो पोलीयूरिया होगा, और पोलीयूरिया होगा तो जो बच्चा यूरिन पास आउट करता है वो भी तो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड में ही काउंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है RH इनकम्पेबिलिटी। RH इनकम्पेबिलिटी क्या है दोस्तों? कि मदर जो है वो RH नेगेटिव है और बेटा जो है, बच्चा जो है,
नॉट बेटा, बेटी भी हो सकती है। बच्चा फीटस जो है वो हमारे पास में RH पॉजिटिव है, तो RH इनकम्पेबिलिटी हो सकती है। तो इसके अंदर फीटल एनीमिया लीड्स टू हाई कार्डियक आउटपुट एंड एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन जो है वो होता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास में पॉलीहाइड्रोमिनास होता है। नेक्स्ट, फीटल कोजेज क्या क्या हो सकते हैं? फीटल कोजेज में आ गया हमारे पास में कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है। कंजेनाइटल एनोमलीज इन द सेंस जैसे इसोफेजियल एट्रेसिया हो जाएगा या एंसेफेलोफाई हो जाएगा। इस कंडीशन में भी जो है वो पॉलीहाइड्रोमिनास जो है वो देखने को मिलेगा। एंड इंपेयर्ड स्वॉल्विंग, वैसे क्या करता है कि बच्चा जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को जो है वो इंजेस्ट करता रहता है, ठीक है, लेकिन अगर स्वेवलिंग सही तरीके से नहीं होगी, बच्चा जो है वो उसको नहीं करेगा, तो वो वैसे ही जो है फ्लूइड वहां पे इकट्ठा होता रहेगा और पॉलीहाइड्रोमिनास की कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रिसेप्टेंट ट्विन्स हैज पॉलीहाइड्रोमिनास, यानी कि एक ही प्लेसेंटा है और वहां से ट्विन टू ट्विन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक ए बच्चा है उससे बी वाला ले रहा है, ठीक है, या बी वाले से जो है वो ए वाला ले रहा है, तो ट्विन्स टू ट्विन्स जो है वो ट्रांसफ्यूजन होगा, जिसकी वजह से जो रिसेप्टेंट बच्चा है जो ग्रहण करा उसमें पॉलीहाइड्रोमिनास जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आइडियोपैथिक, यानी कि अननोन कोजेज। 50 से 60% केसेज में जो है वो एग्जैक्ट रीजन ही जो है वो पता नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पॉलीहाइड्रोमिनास है तो आपको पता है एब्डोमिनल गर्थ बढ़ जाएगी, ठीक है, एब्डोमिनल इनलार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैपिड एब्डोमिनल इनलार्जमेंट। वैसे तो क्या होता है धीरे धीरे जो है वो एब्डोमिनल बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो एब्डोमिनल ग्रोथ होती है और बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर पॉलीहाइड्रोमिनास हो जाएगा तो जो है वो सडनली एब्डोमिनल की जो है वो इनलार्जमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर इनलार्जमेंट हो जाएगा, पेट ज्यादा आएगा, तो मदर को जो है वो सांस लेने में बड़ी दिक्कत आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्कंफर्ट जो है वो फील होगा, क्योंकि ड्यू टू यूटेराइन ओवर डिस्टेंशन की वजह से। नेक्स्ट, डिफिकल्टी डिटेक्टिंग फीटल पोजीशन, हमें जो है वो फीटल की पोजीशन को पता करने में जो है बड़ी मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, बच्चा अंदर है, ठीक है, लेकिन किस पोजीशन में वो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि चारों तरफ जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है। अब किसी बोरे के अंदर मान लीजिए पानी भरा हुआ है और उसके अंदर हमें कोई चीज ढूंढनी है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देन इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर, अब प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लूइड ज्यादा भरा हुआ है तो वो ज्यादा प्रेशर जो है वो अराइज करेगा, जिसकी वजह से प्रीटर्म होने की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मैटरनल रिस्क में क्या हो सकता है, पहली चीज होगी अगर फ्लूइड अंदर ज्यादा है तो रप्चर जो है वो जल्दी हो जाएगी। जो हमारे पास में एमनियोटिक सेक है तो वहां पे जो मेम्ब्रेन है तो प्रीटर्म लेबर हो जाएगा, या फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी, मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद में जो है वो हेमरेज होता है, या डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। क्यों हो जाएगा? ड्यू टू यूटेराइन एटोनी। एटोनी का मतलब होता है कि जो यूट्रस है उसकी टोनिसिटी खत्म हो जाती है, यूट्रस जो है वो हार्ड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं यूटेराइन एटोनी। क्यों? क्योंकि पॉलीहाइड्रोमिनास है तो यूट्रस बहुत ज्यादा जो है फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वहां पे पोस्टपार्टम हेमरेज होगा। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन के जो है वो रिस्क बढ़ जाएंगे। फीटल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, फीटल रिस्क हो जाएगा, पहला चीज हो गया माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन कैसे? ज्यादा फ्लूइड भरा हुआ है तो बच्चा जो है वो ज्यादा फ्लोटिंग करेगा, और ज्यादा फ्लोटिंग करेगा तो हमारे पास में ब्रीच यानी कि जो बटक्स है वो निकल जाएंगे, या बच्चा जो है वो आड़ा हो जाएगा, ट्रांसफर पोजीशन में निकलेगा, ठीक है, फेस में या ब्रो में, जिसको हम जो है वो सिफिलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। देन कोड प्रोलेप्स, कोड प्रोलेप्स क्यों हो जाएगा कि जब हमारे पास में प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाएगी तो कोड जो है वो वहां से बाहर निकल जाएगी। प्रोलेप्स का मतलब हो गया इनर टू आउटर, जैसे ये सेट है, इसको मैं उतारते टाइम पे अंदर वाली चीज बाहर निकालूं वो हो गया प्रोलेप्स। कोई भी अंदर वाली चीज बाहर निकल जाएगी उसको हम बोलते हैं प्रोलेप्स। तो जैसे ही हमारे पास में रप्चर मेम्ब्रेन होगी तो जो अम्बिलिकल कोड है, ठीक है ना, वो बाहर की तरफ आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं कोड प्रोलेप्स, राइट। देन इंक्रीज प्रीनेटल मैच्योरिटी एसोसिएटेड विद द फीटल एनोमलीज, ठीक है, हमारे पास में पेरेंटल मोर्टेलिटी जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि फीटल एनोमलीज ज्यादा होते हैं। देन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस वेरी इजी है, वही हमारे पास में अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखेंगे, ठीक है, AFI, ठीक है,
एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो हो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा एंड डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो हो वो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। देन फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे तो उसमें हमें जो हो फीटल हाइड्रोप्स इज सस्पेक्टेड होगा, ठीक है। एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो क्यों करवाया जाता है दोस्तों, ये डायबिटीज को जो है वो असेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 1-2 क्लास में हम जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को भी जो हो लेंगे, जीटीटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को जो है वो देखने के लिए जो है वो कैरियोटाइपिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, पहला आ जाता है हमारे पास में माइल्ड केसेज में हम क्या करेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे एंड अल्ट्रासाउंड एंड नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो करेंगे अगर माइल्ड केसेज है तो। और अगर सीवियर केसेज है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहला करेंगे हम दोस्तों एमनियो रिडक्शन। एमनियो रिडक्शन क्या होगा कि उसमें के अंदर तो हमने एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो डाला था, इसके अंदर हम एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बाहर निकालेंगे, एमनियोसिंथेसिस करेंगे। ड्रेनिंग एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड वाया एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस मतलब जो हमारे पास में यूट्रस के अंदर से जो है वो फ्लूइड को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एमनियोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा एंडोमेथाइसिन, ठीक है। एनिसेडी एंडोमेथाइसिन जो है वो ड्रग्स देंगे। ये क्या करती है दोस्तों, हमारे पास में फीटल यूरिन प्रोडक्शन को जो है वो हमारे पास में रिड्यूस करती है। क्यों, क्योंकि फीटल जो वहां पे देखा पॉलीहाइड्रोमिनास की कंडीशन में जो हो फीटल यूरिन प्रोडक्शन भी ज्यादा कर रहा था। अब यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो ऑलरेडी पॉलीहाइड्रोमिनास है, ऑलरेडी फ्लूइड ज्यादा है और बच्चा भी यूरिन पास आउट करेगा तो वहां पे और ज्यादा जो है वो फ्लूइड बढ़ जाएगा। इसके लिए हम जो है वो एंडोमेथाइसिन देते हैं, एनिसेडी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि यूरिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, लेकिन ये जो है वो 32 वीक्स के पहले ही जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट अर्ली डिलीवरी करवाएंगे, क्योंकि अगर सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनास है तो मेटल और बच्चे को कोई नुकसान ना हो, मदर और बच्चे को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हम जो है वो जल्दी डिलीवरी करवाने की जो है वो कोशिश करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशन हमारे पास में जो है वो हो सकती है, पहले कॉम्प्लिकेशन आएगी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है। रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में एम्बोलिज्म हो जाएगा, ठीक है। और एम्बोलिज्म आपको पता ही है, एम्बोलिज्म हो जाता है मतलब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो है वो एम्बोलिज्म हो जाएगा, जो कि मेट्रल सर्कुलेशन के अंदर जो है वो हो सकता है और वो किसको जो है वो डीआईसी को जो है वो कोज कर सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन को जो है वो कोज कर सकता है। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास में ओलिगोहाइड्रोमिनास और पॉलीहाइड्रोमिनास। अब हम देखेंगे लास्ट में कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, वो कलर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड के नॉर्मल कलर की बात करें, और दोस्तों इसको अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसको भी और इस स्लाइड को भी जो है वो इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में काफी बार जो है वो यहां से क्वेश्चन आते हैं। 1 बाय 1 करके जो है इसको बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इस टॉपिक को जो है फिनिश करेंगे। तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो ये जो हमारे पास में जो है वो स्लाइटली जो है वो एल्कलाइन होता है, क्लियर होता है, पेल येलो होता है, ठीक है, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड। पीएच जो है वो हमारे पास में कितनी होती है दोस्तों, पीएच जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन जो है उसका नेचर होता है, यानी कि 7 से जो है वो जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। कलर की बात करें तो ये क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है और पेल येलो होता है, या तो मतलब पेल येलो होगा लेकिन बिल्कुल क्लियर होगा, नॉर्मल और हेल्दी फ्लूइड होता है। लेकिन अगर स्लाइटली क्लाउडी हो सकता है, किस कंडीशन में, ये भी नॉर्मल अगर हमारे पास में कहें कि मे बी ड्यू टू नॉर्मल फीटल स्किन वर्निक्सियोसा, ठीक है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा जो है वो स्लाइटली क्लाउडी हो सकता है, इसको भी हम नॉर्मल मानते हैं। क्लियर होता है और पेल येलो होता है और लिटिल बिट स्लाइटली क्लाउडी है, तब तक हम इसको जो है वो नॉर्मल मानेंगे। लेकिन अगर और कलर जो है वो ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे तो उसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटी आ सकती है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास में म्यूकेनियम सस्टेंडेड, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास में अगर ग्रीनिश कलर होगा, म्यूकेनियम सस्टेंडेड या हम ग्रीनिश कलर होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का जो है वो ग्रीनिश कलर होगा, वो किसको डिनोट करता है दोस्तों, फीटल डिस्ट्रेस को जो है वो डिनोट करता है। ये सारी चीजें आपको एन के एन प्रकार याद रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं 100% इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आप स्क्रीनशॉट लगा के आप अपने दीवार पे चिपका दीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो गोल्डन कलर का है तो वो किसको शो करता है दोस्तों, RH इनकम्पेबिलिटी को जो है वो शो करता है, ठीक है। RH इनकम्पेबिलिटी इन द सेंस कि मदर जो है वो RH नेगेटिव है और बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है।
देन अगर ये ग्रीनिश येलो होगा या सैफ्रॉन कलर होगा, ठीक है, तो वो किसको डिनोट करता है दोस्तों? पोस्ट मैच्योरिटी को जो है वो डिनोट करता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड सैफ्रॉन कलर का है या ग्रीनिश कलर का है तो वो किसको डिनोट करता है दोस्तों? पोस्ट मैच्योरिटी को जो है वो डिनोट करता है। नेक्स्ट डार्क कलर आएगा तो वो किसको डिनोट करता है दोस्तों? ये कंसल्टेड एक्सीडेंटल हेमरेज को जो है वो डिनोट करता है। एक्सीडेंटल हेमरेज होगा तो डार्क कलर जो है वो हमारे पास में एमनियोटिक फ्लूइड होगा। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में डार्क ब्राउन या तंबाकू जूस कलर, ठीक है। ये दोनों नाम अच्छे तरीके से, सबके अलग अलग नाम है। देखो, म्यूकेनियम सस्टेंडेड ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश येलो सैफ्रॉन कलर, देन उसके बाद जो है वो डार्क ब्राउन या तंबाकू जूस, ये आईयूडी को जो है वो डिनोट करता है, इंट्रा यूटेनाइल डेथ को जो है वो डिनोट करता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल हमारे पास में जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, वो हमारे पास में कलर में जो है वो पेल येलो होता है और क्लियर होता है। कुछ केसेज में जो है वो आपको थोड़ा सा क्लाउडली जो है वो दिख सकता है, यहां तक तो नॉर्मल रहा। लेकिन बाकी अगर म्यूकेनियम कलर का होगा तो हमारे पास में दोस्तों ध्यान रखना, म्यूकेनियम सस्टेंडेड क्लियर कलर का होगा वो फिटल डिस्ट्रेस को डिनोट करता है। गोल्डन कलर का जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो आरएच इनकम्पेबिलिटी को जो है वो डिनोट करता है। ग्रीनिश येलो या सैफ्रॉन कलर का होगा वो पोस्ट मैच्योरिटी को जो है वो डिनोट करता है। डार्क कलर्ड यूरिन होगा वो कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज को जो है वो डिनोट करेगा। और डार्क ब्राउन या तंबाकू जूस कलर होगा वो आईयूडी इंट्रायूटेराइन डेथ को जो है वो डिनोट करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों अब लास्ट में हम जो है वो कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पे हमने सबसे पहले जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ा। इसके जो है वो दो डिसऑर्डर हमने देखे, पॉलीहाइड्रोमिनास और ओलिगोहाइड्रोमिनास। कैसे क्या होते हैं, एएफआई क्या होता है और हमारे पास में जो है वो डीपी क्या होता है, ये सारी चीजें देखी। कैसे अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद में लास्ट हमने जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किस कलर का हो सकता है एबनॉर्मलिटी में, ये सारी चीजें देखी। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो दो शब्द जो है वो जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके जो है वो कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। अच्छी क्लास लगी तो अच्छा बताइएगा, बुरी लगी तो बुरी बताइएगा, जिससे हमें इंप्रूवमेंट की जो है वो संभावनाएं रहती है। और जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी बताइएगा दोस्तों कि किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो हमें बताइएगा। हम उसको इजी वे में जो है वो आपके पास में जो है वो क्लियर लेके आएंगे। और ये सीरीज आपके पास में अर्ली मॉर्निंग आती है। बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं कि सर सुबह उठते ही जो है वो सीरीज देखते हैं, पूरा दिन जो है वो अच्छा जाता है। तो दोस्तों ये चीजें मेरे लिए जो है वो गुरु दक्षिणा है। ये चीजें सुन के मेरा हृदय जो है वो गदगद हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। एक टीचर के लिए यही तो चीज चाहिए होती है। तो जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता उसके बारे में भी जो है वो आप बताइएगा। क्लास कैसे लगी उसके बारे में बताइएगा। हाँ, टॉपिक बताने से पहले ये जरूर देख लिएगा कि वो टॉपिक पहले फिनिश हुआ है या नहीं हुआ। क्लास के बारे में दो शब्द कहिएगा, पढ़ाने के मेथड्स के बारे में कहिएगा, तो इससे हमें जो है वो इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समापन। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ बहुत ही अच्छी क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।